मैं प्रीतम में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट 2022 में एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस होते हैं। ये वीडियो मेरा सीडीपी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि सीडीपी में 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग 2016 का 10 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में 10 क्वेश्चन का 10 नंबर का है। ये रिपीट क्वेश्चन होते रहते हैं तो ये रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला है तो उसे एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्रीति मैच आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 1 जनवरी 2012 का ये पेपर लेकर आई हूँ। ये 30 प्रश्न है। ये बहुत ही अच्छे सेशंस है, यानी कि 2012 का ये बहुत ही अच्छा सेट है। अगर आप जितना भी प्रैक्टिस सेट अभी अभ्यास करते हैं, बनाते हैं, उतना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम भी बहुत ही रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, एक प्रश्न एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के बारे में चिंतित। जो एक शिक्षक है वो क्या है, प्रश्न पत्र जो बना रही है वो विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा जो ले रही है, क्या वो सभी मापदंडों को पूरा करता है क्या नहीं, इस चीज के लिए वो क्या चिंतित है। तो इसका ऑप्शन है ए वैधता, बी संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, सी है प्रश्नों के प्रकार और डी है कि विश्वसनीयता। तो शिक्षक क्या चीज के लिए चिंतित है कि वो बी इसका आंसर होगा कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करें, क्योंकि वो कि इसमें सारे जो संपूर्ण विषय वस्तु उसको शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, इस इसके लिए क्या है, वो चिंतित है। इसके उद्देश्य कि जिस उद्देश्य से हम परीक्षा ले रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा हो रहा है या नहीं, तो उस चीज के लिए चिंतित है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में वो चिंतित है शिक्षक। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बी है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कन नहीं करनी चाहिए। अगर शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कन करने की क्षमता नहीं दिया जाएगा तो क्या है, वो अपने विचारों को अपने आपके पास कभी बोल ही नहीं पाएंगे कि उन्हें किसी का अगर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन हो या किसी भी चीज के बारे में उन्हें कोई भी डॉट हो तो वो कभी भी आपके पास खुलकर क्या बात करने ही नहीं आएंगे। तो ये चीज भी गलत लग रहा है। सी है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है। बच्चे स्कूल में सीखे या बाहर सीखे, दोनों ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष क्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो सही बात है ये। तो डी का सेकंड का डी आंसर सही हो कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से वो ग्रहण करते हैं, वो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ए आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। बी बाह्य प्रेक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। सी किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। डी विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। क्या कि किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को, यानी कि कोई स्टूडेंट वीक हो या फिर कोई अच्छा उसे ला रहा तो क्या आप सबको एक ही ग्रेड देंगे, ये तो गलत होगा। जो अच्छा भी कर रहा है उसके साथ भी गलत होगा, जो खराब कर रहा है तो और उसे क्या है, वो कम भी नंबर लाएगा तभी आप उसे अच्छे ही ग्रेड देंगे तो वो फिर आगे पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है, फिर विद्यालय क्या है कि बाह्य परीक्षक की निकाय, बाह्य परीक्षा जो निकाय हो तो ज्यादा सक्षम है, ऐसा कुछ नहीं है। डी है कि ए है कि आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। आकलन किफायती, ये तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बी क्या है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा जो बाह्य जो परीक्षक जो आएंगे आपके छात्रों को आकलन करने, क्या है, अपने जो शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। ठीक, ये बात सही भी है कि बाह्य परीक्षक जो आएंगे वो आएंगे एक दिन के लिए, तो उससे क्या पूरा साल भर का रिपोर्ट कैसे उससे पता चल जाए कि कौन सा शिक्षार्थी सही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, जो शिक्षक होते हैं वही अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा सही, कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है कि बाह्य परीक्षा की अपेक्षा शिक्षक जो अपने शिक्षार्थियों की जो क्षमता को वो बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है। फोर्थ है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं तथा शिक्षक को अधिगम की एक समान गति में बल देना चाहिए। बी है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए।
सी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। डी की परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना। परीक्षा की संख्या बढ़ा देने से क्या है, छात्र उब जाएगा, फिर ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेगा परीक्षा में। कठोर अनुशासन से वो अब जितना भी स्वतंत्र छोड़ते हैं बच्चे को, उतना स्वतंत्र रूप से सोच सकता है और वो अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर भी सकता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर खेल के क्षेत्र में हो। फिर क्या है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, या फिर एक अधिगम की एक समान गति। तो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता से छात्रों के, तो हर व्यक्ति अलग अलग होता है, तो क्या है कि सीखने की जो विधि है उसे हम विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहे, ताकि बच्चा क्या है, हर किसी के लिए सीखने की गति जो है एक समान नहीं होती है, हर कोई अलग अलग सीखता है। तो अगर सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराया जाएगा तो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है प्रदर्शित जो करे छात्र, उससे क्या हो, उसे उसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो फोर्थ का बी आंसर सही हो कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराया जाए। पांचवा क्वेश्चन की वाई गोस की, बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाई गोस की तीन बातों को भी मानते हैं। ठीक है, सोशल कल्चर, सोशल हो गए, फिर एक कल्चर होगा, लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए किसमें ऑप्शन सबसे कम टाइम पे ये आंसर आप इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए में ही दिख गया आपको सोशल, सामाजिक। फिर दो बी में क्या है, अनुवांशिक। सी है नैतिक, डी है सारे। तो यहाँ पे सोशल आंसर हो जाएगा, सामाजिक। ठीक है। एक शिक्षक एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैधिपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है या किससे प्रभावित है। ठीक है, तो वैधिपूर्ण कार्यों को करती है कि विविध प्रकार की। ठीक है, तो ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, या कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है, या गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, या डी वाइगोस की सामाजिक संस्कृति से। तो वाइगोस की तीन ही बातों में बल देता है, तो ये वैविध्यपूर्ण तो हुआ ही नहीं। तो सी है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा कि जो शिक्षक है वो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को फॉलो करती है। सातवां क्वेश्चन के, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। एक शिक्षक जो है अपने आप से अपने प्रश्नों के कभी वो उत्तर स्वयं नहीं देती है। वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाई या सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, या उपागम के सिद्धांत पर आधारित। तो यह किस उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो ए है सक्रिय भागीदारिता। ठीक है, डी है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। सी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। सी है डी है सीखने की तत्परता। तो ये क्या है कि एक शिक्षिका है जो प्रश्न बनाती है और उत्तर वो खुद नहीं देती है, और शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए और समूह चर्चा सहयोग को और ये अधिगम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते। तो ये क्या है, सक्रिय भागीदारिता, इसमें बच्चा स्वयं की भागीदारिता है, और वो क्या है, एक दूसरे से चर्चा करके समूह से सीखता। तो इसे सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं, और ये सक्रिय भागीदारिता इसका सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ए है विषय वस्तु में प्रवीणता, बी बैठने की उचित व्यवस्था, सी शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, डी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो इसमें शिक्षा से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया है। तो इसमें बैठने का, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है। फिर शिक्षण संबंधित संस्थानों की उपलब्धता, उपलब्ध है तभी शिक्षक भी है, तो इसमें शिक्षक से कोई रिलेटेड नहीं है। डी भी है विषय वस्तु और अधिगम अनुभव के प्रकृति। मगर सबसे बेटर आंसर क्या है कि विषय वस्तु में प्रवीणता। अगर वो मास्टरी होगी अपने सब्जेक्ट में तो क्या है, वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकती है। तो इसका ए आंसर सही होगा। डी 9 क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए शिक्षा विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है, सिर्फ लड़कियों को वरीयता दे रहा है। तो ये ए है लैंगिक पूर्वाग्रह, बी है वैश्विक प्रवृत्तियां, सी परियोजनात्मक उपागम, डी है प्रगतिशील छिंद। तो ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ये जेंडर बायस है, जहां आप किसी लड़के या लड़की की तरफ झुक जाते हैं तो क्या कहलाएगा, जेंडर बायस कहलाएगा, जो लैंगिक लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही होगा। 10वां क्वेश्चन के, बीजों का अनुकरण संकल्पना के लिए शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। तो ए है विस्तृत व्याख्या करना, बी है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना, सी है श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, डी है कि बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। तो बीज का वृद्धि के चित्र का एक बार फोटो क्लिक के ला के दिखा दिए, हो गए, फिर श्यामपट्ट पे चित्र बना दिया, वर्णन किया, 5 मिनट में खत्म।
तो उसी समय खत्म हो गया। फिर विकसित वाक्य वही हुआ, लेक्चर दे रहा, 10-15 मिनट का लेक्चर दिए, खत्म हो गया। मगर जब वो पौधे को खुद बोगा, फिर उसे अंकुरन के चरणों को खुद से वो आकलन करेंगे, रोज पानी देना, रोज उसके उसे जुड़े रहना, तो वो क्या होगा, वो सबसे अच्छा पद्धति कहलाएगा। तो बी इसका आंसर सही होगा। जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है कि ए बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बी बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, सी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या डी व्यवस्था फेल हुई। तो जब बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था फेल होती है, इसमें ट्यूशन लेना या तरीके से याद नहीं करना या पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। इसका डी आंसर होगा कि व्यवस्था फेल हुई है जब बच्चा फेल होता है। तो ये कभी आप मत कह दे कि बच्चा फेल हो गया, या तो वो पढ़े नहीं के लायक नहीं है या योग्य नहीं है। तो क्या है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुई, आपको चेंज करने की आवश्यकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सी रटनों को प्रोत्साहित करके, डी अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो इसमें क्या होगा, शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कब तभी हो सकता है जब बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाया जाए। जब बच्चों के हिसाब से, बच्चों के नीड के हिसाब से आप शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं, तो वो क्या सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। तो 12 का क्या है, बी आंसर सही होगा। समावेशी शिक्षा ए हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, बी कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, सी दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, डी तत्वों की शिक्षा से संबंधित है। तो क्या है, समावेशी शिक्षा क्या कक्षा में विविधताओं का उत्सव बनाती है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का ये है कि वो विविधताओं को उत्सव, क्योंकि हर कोई एक रिलीजन, एक लैंग्वेज का नहीं होता। हर इंसान, हर सभ्यता संस्कृति का इंसान होता है कक्षा में। किसी भी स्थिति या किसी भी आपके संदर्भ में देखा जा सकता है, समावेशी शिक्षा का यही होगा कि विविधता को सब बनाते, ना ही वो शिक्षकों को हाशिए पर स्थित सभी स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने की संबंधित है, ना ही वो दाखिले में कठोर प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं, ना ही वो तथ्यों की शिक्षा से संबंधित हो सकते हैं। तो क्या है कि कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है समावेशी शिक्षा। ये हमेशा याद रखिए, समावेशी शिक्षा रेगुलर होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, कास्ट रिलीजन से ऊपर होना चाहिए, ये समावेशी शिक्षा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो ए निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, सी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, डी है सत्य या असत्य। तो निबंधात्मक मतलब वस्तुनिष्ठ तो हो नहीं सकता, तो निबंध लिखना बहुत सारा लिखना होता है, 3-4 पेज। फिर लघुत्तरात्मक, इसमें भी 500-1000 वर्ड। फिर मुक्त उत्तर वाला भी नहीं होगा। सत्य असत्य, ये आंसर सही होगा कि वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हो गया कि सही और गलत आंसर सिर्फ चूज करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, एक बी है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, सी है परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने पर बल, डी है बार बार ली जाने परीक्षा। तो ये क्या है, बार बार ली जाने वाली परीक्षा अंकों का, या फिर पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, ये तीनों नहीं होंगे। इसका ए है सही आंसर होगा कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हो, तभी वो प्रगतिशील शिक्षक कहलाएंगे। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गायक यानी कि गामिक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके किसके साथ संबंधित है। तो इंद्रिय गामिक मतलब कि जब बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, अनुकरण करके, उसे कहा जाता है। तो ये है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, डी है अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, सी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, डी है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। इसमें क्या है कि बच्चा अनुकरण अपनी स्मृति और मानसिक निरूपण से सीखता है, सेंसेस से सीखता है बच्चा। तो ये इंद्रियगामिक ये अवस्था होती है संवेदी प्रेरक। तो ये भी इसका आंसर सही होगा। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, ये तो कोई बात नहीं हुई। बी धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, सी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या डी नैतिक मूल्य पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करें। जहां उन्हें शामिल करेंगे, जहां वो एक्टिव होंगे, वो क्या है उनके सीखने की जो जो उनका लेवल है वो और बढ़ेगा, और वो सीखने में क्या है रुचि भी लेंगे। तो इसका डी आंसर सही होगा कि नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। 18 नंबर क्वेश्चन के छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतक्रिया करने के लिए उपदेश करना चाहिए, जिससे ए शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके,
बी वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके। सी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। सी डी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो ये इसका आंसर सही है डी, कि वे पढ़ने के दौरान जो सामाजिक कौशल है वो सीख सके। कब वो सीखेंगे? जब बच्चे स्वयं के ग्रुप में होंगे तो सेम जो वो सीख रहे वही उनको सीखेंगे, बस उनका सीखने का लेवल थोड़ा अलग होगा। मगर जहाँ वो बच्चों वयस्कों यानी कि जो अपने बड़े सीनियर के साथ अगर बैठ के सीखते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या उनका जो सीखने का जो कौशल होता है वो अच्छा होता है, और उनके साथ वो सामाजिक कौशल भी सीखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के, जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। बी बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। या सी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। डी सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। तो क्या है इसका आंसर? डी सही होगा कि सरकारी योजना विकसित करने के लिए माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। 20 में क्वेश्चन की, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करते हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर ये कैसे सीखते हैं? सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या डी सीखने के अनुपस्थित। तो क्या है कि जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां है की ओर संकेत करते हैं कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, जिसका आंसर ये होगा। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ठीक है। प्राक्कलन का अनुमान करना। बी प्राक्कलन का परीक्षण करना। सी समस्या के प्रति जागरूकता। डी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का क्या है कि समस्या के प्रति अगर जागरूक ही नहीं होगा तो फिर उसका निदान करना या निर्माण करना ये सब कहाँ से आ जाएगा? तो इसका सी आंसर सही होगा कि समस्या के प्रति जागरूक होना। मानव व्यक्तित्व परिणाम क्या है? केवल आनुवंशिकता का। बी पालन पोषण शिक्षा का। सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया का, या केवल वातावरण का। तो केवल वातावरण या केवल आनुवंशिकता नहीं होगा। मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या होगा? आनुवंशिकता प्लस वातावरण, यानी कि 50-50% इसका दोनों का रोल होता है एक मानव व्यक्तित्व के निर्माण में। ठीक है। 23 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। बी शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। जरूरी नहीं कि वो समूह में ही हमेशा सीखे। सही। ठीक है। सी है, शिक्षक परीक्षण कार्यक्रमों को ऐसा ही बनाया गया है। या डी इसके प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो ये क्या कि बच्चों की विकास दर जब भिन्न होती है, विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। हर एक बच्चा दूसरों से अलग होता है। कोई भी एक बच्चा या कोई क्लास का सारा बच्चा एक समान से विकास नहीं करता। सबकी विकास दर क्या होती है? भिन्न होती है। ठीक है, और वो भिन्न तरीके से सीखते हैं। तो इसका ए आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक? तो क्या भावात्मक? अगर किसी से लोग भावनाओं से जुड़ते हैं तभी वो कुछ सीख पाता है। ठीक है, तो इसका भावना होगा। भावात्मक रूप से सीखने का क्षेत्र क्या होता है? विकसित हो जाता है, क्योंकि उसमें उसका इन्वॉल्व हो जाता है भावात्मक रूप से। 25 नंबर है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता तो यह इस बात का संकेत करता है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत नहीं। डी है वो संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। या सी बच्चा बुद्धिमान नहीं या बच्चे की सीखने की योग्यता नहीं। तो क्या है कि संभवतः कार्य जो आंतरिक रूप से जो बार बार हो रहा है इसलिए बच्चा उब रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा। 26 नंबर है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। सी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। या डी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो ये होगा आंसर इसका। सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अगर समाज के साथ समाज के नियमों को पालन नहीं करेगा तो क्या है वो उसका अनुकूलन नहीं, उसका समायोजन या उसके सीखने की जो स्थिति है वो उसमें सुधार नहीं हो सकता। तो अगर व्यक्ति का समाजीकरण समाज में रहना तो समाज के नियमों का पालन भी करना होता है। तो क्या है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। 27 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं संबंधित नहीं है। बी सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सी विकास हमेशा रेखीय है। डी विकास
या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं। तो क्या है, विकास की दर सभी कभी भी समान नहीं होती है। किसी का विकास में सबका विकास नहीं, हर किसी के विकास में विभिन्नता होती है। सभी के विकास को हम लोग एक समान नहीं माप सकते हैं। तो सभी की क्या है, विकास दर क्या होती है, समान नहीं होती। तो उसका बी आंसर सही होगा। फिर मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो शारीरिक, आध्यात्मिक, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, असामाजिक। बी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, असामाजिक। सी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, असामाजिक और मनोवैज्ञानिक। डी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। तो इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, चार भागों में विभाजित गए हैं, मनोवैज्ञानिक, उसके बाद फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, फिर शारीरिक। ठीक है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने शिक्षा विद्यार्थियों से चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं या उपागम पर आधारित है। ठीक है, ए ज्ञान का के निर्माण, बी अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, सी पुनर्बलन के सिद्धांत, डी है अधिगम के सक्रिय अनुमान। तो क्या है कि बच्चों को फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करते हैं, फिर उससे चर्चा भी करती है, फिर जानकारी उनके जो जानकारी को अपने पूरे ज्ञान से जोड़ते हैं। तो क्या होगा, इससे ज्ञान का निर्माण होगा। एक ज्ञान का निर्माण होगा। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है या बच्चा के कारण रोता है। ए वियोग दुश्चिंता, बी सामाजिक दुश्चिंता, सी संवेगात्मक दुश्चिंता, डी अजनबी दुश्चिंता। तो अजनबी के साथ तो कभी जाएगा ही नहीं उसके पास। तो ये क्या है, संवेगात्मक, वो संवेग रूप से अपनी दादी से जुड़ चुका है, जुड़ गया है ज़्यादा अपनी माँ से, इसलिए जब भी दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसकी माँ से जो बच्चा का लगाव है वो दादी से उतना नहीं है, क्योंकि माँ से उसका संवेग ज़्यादा जुड़ा हुआ है, संवेगात्मक, इसलिए वो रोने लगता है। ठीक है, जब दादी उसकी माँ से लेती है तो ये संवेगात्मक तो एक दूसरी है। तो ये था आज का सेशन 31 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें रिपीट बहुत सारे क्वेश्चन होते रहते हैं, तो ये ध्यान से पढ़िएगा, इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से पढ़िएगा और इस एग्जाम में अच्छा नंबर आपका आएगा। ठीक है, और इस चैनल में आप नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, जैसे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।